अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे और पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 11 करना है। पार्ट 1 वीडियो जो अपलोड की थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ऑलरेडी कर लिए थे पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ग्रुप का बता दूँ। देखिए, मैं ग्रुप का बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर ये ग्रुप चलेंगे तो ये कोचिंग सिस्टम चलेगा, क्योंकि हमें भी अपने जो है वो अखराजात पूरे करने के लिए, यानी अपनी एक्सपेंसिव पूरे करने के लिए आप लोगों की जो है वो ज़रूरत रहती है। तो ग्रुप में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलता है। ग्रुप में गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और उसके अलावा एप्लीकेशन का PDF, ऐसे का PDF और मुख्तलिफ प्रैक्टिस का PDF हम आपको ग्रुप में भेजते रहते हैं, और MCQs के PDF भी अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा और ये फ़ीस पर ईयर है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट के तो वो 500 के हैं, PDF में मिल जाएंगे। आपको पता है एक सब्जेक्ट के नोट्स भी अगर आप हार्ड कॉपी में लें तो वो 300-400 के आ रहे हैं, लेकिन 500 में तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। लेकिन किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो सिर्फ 150 के हैं, 150 के हैं। तो ये हमारे कुछ फ़ीस क्राइटेरिया है। अगर आप ग्रुप में ऐड होते हैं तो आपको नोट्स और गेस्ट पेपर की किसी चीज़ की फ़ीस नहीं देनी, वहाँ पर सब आ जाएगा आपको, गेस्ट पेपर, नोट्स सब मिल जाएंगे ग्रुप में फ्री। तो अब जो है अपना क्वेश्चन करते हैं और उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन एंगल्स फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। अब इस सवाल को अगर फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन अगर समझेंगे तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो मैं आज कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, पहले समझाऊंगा, क्योंकि अब जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आगे पहले उसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर ही कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, और पीछे भी जो क्वेश्चन कराए हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए थे। अब देखो, आपके पास ये एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक ये आपके पास इसी के अंदर मैंने बना दिया एक जेड एक्सिस, ठीक है। याद रखना, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये आपके पास जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस बेसिकली परपेंडिकुलर होता है किसके, एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। लेकिन ये 2D बोर्ड है, बोर्ड है 2D, यानी इसमें 2 डायमेंशन है, एक एक्स वाई डायमेंशन है और एक एक्स डायमेंशन है। जेड डायमेंशन बनाना मुश्किल है। देखो, स्पेस में आपके पास 3 डायमेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई और एक डायमेंशन मेरी उंगली से आ गई। तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस आ गया, है ना। लेकिन बोर्ड पर 3 एक्सिस बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो 2 एक्सिस बनाए जाते हैं और तीसरा एक्सिस ऐसे करके बना दिया जाता है और इसे बता दिया जाता है कि ये भी परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। आपको ये बात समझ आ गई। अब मैं आपको बोलूं कि आप स्टूडेंट्स इस वेक्टर को इसमें ड्रॉ करके दिखाएं, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे ये एक्स की वैल्यू है, एक्स कितना है आपको पता है, 0 से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होती है चीज़, तो 1 2, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं बोलूँ y बनाइए, तो y आपके पास है 1, देखो 0 नहीं है 1 है, अगर 0 होता तो वो j लिखते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास y होगा, यहाँ पर आपके पास x है, i के साथ आपके पास x होगा, j के साथ आपके पास y होगा, तो ये चलो 1y बना लिया मैंने, ठीक है। और ये हो गया आपका z। अब z नेगेटिव में है, नेगेटिव में बना हुआ है z, तो मैं यहाँ बना देता हूँ 3 पे, यानी 0 से आएगा 1 2 और 3 और ये 1। तो अब इनको मिला देते हैं आपस में लाइंस को, ठीक है, ये आपस में। अब ये मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल वैसा नहीं बन रहा होगा जैसा हम चाह रहे हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशनल है सिस्टम, ठीक है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। स्ट्रेट लाइन बनती है, हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ। तो ये ऐसे आपने अपना वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये ऐसे आपने अपना वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो इस तरह ये आपका वेक्टर जो है वो एक प्लेन में आपके पास ड्रॉ हो गया, एक प्लेन में आपके पास ड्रॉ हो गया। अच्छा, अब इसमें बनते हैं कुछ एंगल्स, इसमें क्या बनते हैं, कुछ एंगल्स। तो ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया, ठीक है, और बाकी आपके पास जो है
यहाँ पर ये एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना, ये एंगल जो बना वो x का और ये जो आपने वेक्टर बनाया था इसका बना, ठीक है। ये आपके पास बेसिकली आपका वेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर एक एंगल बना, यहाँ पर एक एंगल बना। अब इनको आप नाम दे दीजिए कि कौन सा अल्फ़ा, कौन सा बीटा, कौन सा गामा। तो ये वाला जो ये ज़ीरो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा बना, ये 1 है, ठीक है आपका। ये वाला एंगल जो है आपका बीटा बना, ये वाला एंगल आपका गामा बना। तो मैंने आपको बता दिया कि एंगल्स कैसे बनेंगे आपके पास एक प्लेन में जिसमें एक्स वाई जेड तीनों मौजूद है, ठीक है। अब ये गामा थोड़ा मैंने अल्फ़ा ही बना दिया है, ये गामा बना आपका, ठीक है। 3 एंगल होते हैं ना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, गामा। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपके पास एक्सिस 3 है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं, तो एंगल भी आपके पास 3 बनेंगे। एक एक्स एक्सिस से बन रहा होगा, एक एंगल वाई एक्सिस से बन रहा होगा। देखो ये वाला एंगल जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस से बन रहा है, बीटा वाला। ये वाला एंगल जो बन रहा है वो जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान बन रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो बन रहा है वो वाई एक्सिस से आप बना रहे हैं, यानी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट से बना रहे हैं। अब ये एंगल्स आपने पता करने हैं। अब इसकी एक पूरी डेरिवेशन होती है फार्मूला इसका ड्राइव करने के लिए, लेकिन मैं वो डेरिवेशन नहीं करा सकता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक सवाल भी ना डेरिवेशन करके सॉल्व कराऊंगा ना तो मुझे एक सवाल के अंदर 1.5 घंटा चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसकी डेरिवेशन कराऊं तो ये डेरिवेशंस आप कहाँ सीखेंगे, ये फिज़िक्स में सीखेंगे। तो थोड़ा सा टाइम आपको फिज़िक्स में देना होगा वेक्टर के चैप्टर को मेरे साथ, वहाँ पर इसकी हम डेरिवेशंस करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये सर ने फार्मूला लगाया था तो ये कहाँ से आया, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भी यहाँ पर हाथ बंधे हुए हैं। अगर मैं सिर्फ एक डेरिवेशन कराऊंगा तो फिर ये 11 सवालात कैसे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भी मजबूर चल रहा हूँ यहाँ पर, वरना मैं आपको ज़रूर इनकी डेरिवेशंस पहले कराता। अगर चाहें तो डेरिवेशंस 102 पेज पर दी हुई है इसकी, वो देख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायग्राम पूरी समझ में आ गई होगी। अब फार्मूले की तरफ चलते हैं कि वो फार्मूले से एंगल कैसे निकलेंगे। मैंने एंगल बनाया था ना अल्फ़ा बीटा गामा, तो देखो अल्फ़ा एंगल आपके पास होगा अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो कॉस को चाहो तो उधर रख लो और बाद में फिर इन्वर्स कर लो, या चाहो तो डायरेक्ट इन्वर्स में लिख दो। यानी फॉर एग्जांपल मैं ज़रा बताता हूँ, ये आ गया आपके पास x और ये आ गया आपके पास a का मैग्नीट्यूड। अच्छा x क्या है, जो भी i के साथ चीज़ मौजूद है, जो कोएफिशिएंट मौजूद है वो x है। जो भी j के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है वो y है। जो भी कोएफिशिएंट मौजूद है k के साथ वो z है आपके पास, ठीक है। अच्छा आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो कि cos अल्फ़ा इक्वल टू y अपॉन a का मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको पता है cos उधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट। अच्छा अब इसमें x क्या है, x याद रखिएगा x आपके पास 2 है। अब आ जाते हैं बीटा की तरफ। तो बीटा क्या है, जो मैंने डायग्राम बनाई थी ये उसी से एंगल निकले हैं। मैंने बनाया था ना अल्फ़ा बीटा गामा, ये वही एंगल है। यहाँ भी कॉस आएगा, लेकिन आप एंगल बी निकालना है ना, तो फिर अब यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ y आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना तीनों एंगल मुख्तलिफ एक्सिस पे बन रहे थे। तो y क्या है आपके पास 1, पॉजिटिव में 1 है। अच्छा अब आ गया आपके पास गामा। गामा क्या है आपके पास z अपॉन a अल्फ़ा, सॉरी a मैग्नीट्यूड। तो z क्या है आपके पास 3 नहीं लेंगे, -3 लेंगे, क्योंकि साइन अगर नेगेटिव हो तो वो भी ली जाती है। अच्छा अब आप निकालेंगे a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x क्या है आपके पास 2, 1 -3 का स्क्वायर। ज़रा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 4 + 1 + 9, पावर पॉजिटिव हो गई। क्यों, क्योंकि पावर पॉजिटिव है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो गया। अच्छा तो ये आपके पास आ गया 14, ठीक है। 5 + 9 14, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लो। फॉर अल्फ़ा तो कॉस इनवर्स 2/√14। अच्छा अब इसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे,
इसे आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आप चेक कर लो आपका कैलकुलेटर डिग्री में है या नहीं, तो ये डिग्री में है। अच्छा, उसके बाद दबाओ शिफ्ट और ये कॉस, उसके बाद दबाओ ये शिफ्ट और कॉस, तो ये इन्वर्स हो गया आपका। अब ये रेशो का बटन दबा दो। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ था? 2/√14, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अब इधर लिख दो। अब कैलकुलेटर के बगैर ये सॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपको जब भी अलाउ किया जाता है। ये पहला अल्फ़ा का आंसर था। अब फॉर बीटा निकालेंगे, तो बीटा के लिए सेम ही फॉर्मूला रहेगा, कॉस नेगेटिव वाई क्या है 1 और 14, तो बीटा आपके पास क्या आ रहा है? अच्छा देखो, यहाँ आ जाओ, वही शिफ्ट दबाकर कॉस फ्रैक्शन में 1 बाय, और तीनों एंगल अलग अलग ही आएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, 74 डॉट, ठीक है, ये ज़रूर लगाना क्योंकि इससे पता चल रहा है आप डिग्री में आंसर ला रहे हो। अब आप करेंगे गामा के लिए काम, तो कॉस इनवर्स जेड क्या है -3 डिवाइडेड बाय √14, माइनस ज़रूर पुट करिएगा क्योंकि उसी से आपका पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, दोबारा से कॉस इनवर्स, फोकस बना देता हूँ इस पर मैं आपका। ठीक है, कॉस इनवर्स -3, माइनस ज़रूर पुट करिएगा, ये आपका आंसर है। तो ये तीनों हमारे बिल्कुल सही आ गए। मैंने वेरीफाई भी तरह मैं करूँगा। ठीक है, 143.30 डिग्री। अच्छा, मैं माइनस हटा के करता हूँ इसको ना, तो अगर आप माइनस हटा के करेंगे ना, देखें तो 36 आ रहा है, और माइनस लगा के करेंगे ना तो 143 आ रहा है। तो बिल्कुल आपने माइनस का बड़ा ध्यान रखना होगा। ये आपके तीनों एंगल आ गए, अल्फ़ा बीटा गामा, और तीनों को जो है वो आप देख लीजिए। अब इन्हें वेरीफाई भी करते हैं कि हमारे आंसर्स ठीक आए हैं या गलत। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक सवाल का सिर्फ एक पार्ट कराया है, वो भी समझा कर, मतलब डायग्राम बनाकर और दूसरी चीज़ें कर कर, तो मुझे 10 मिनट लग गए, सिर्फ एक पार्ट कराया है। इसी तरह के अभी कितने सारे, इसमें 2 पार्ट और भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब दिया भाई कुछ इस तरह से है कि अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो हमारा वो ही नहीं हो पाएगा, कोर्स ही कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में ज़रूर जाऊँगा। तो ये देखो, यहीं पे इन्होंने आंसर छोड़ दिया था, इसका यहाँ पे छोड़ दिया था आंसर, इसका यहाँ पर। तो मैंने एंगल्स इसलिए निकाल दिए कि आपको अगर टीचर जो करवा रहे हैं आपके, वो अगर एंगल निकाल लें तो आपको पता हो कि किया क्या था हमने। अब सेम ही काम सवाल नंबर 6 के पार्ट 2 के साथ भी होगा, तो मिटा के करते हैं। जैसे मैंने किया वैसे करो, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होगा आपका, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अच्छा, याद रखना, मैंने फिर कहा कि मैंने एंगल निकलवाए हैं, तो आप ज़रूर एंगल को निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, बुक में तो उन्होंने एंगल नहीं निकाला, मतलब उसको कॉस इन्वर्स में ही लिख दिया था, लेकिन आप निकालिएगा एंगल। इसको दोबारा ए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इस वेक्टर को नाम तो देना है। अब आपसे कोई भी बोले कि इस वेक्टर को ज़रा ग्राफ में ड्रॉ करना सिखाओ, ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को तो ये ग्राफ में ड्रॉ करना मैंने सिखा दिया। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा, ये -4 वाई है, पॉजिटिव वाई में नहीं ड्रॉ करिएगा इसे। ठीक है, अच्छा चलो मैं इसको लिखूँ ज़रा। तो अब ग्राफ तो नहीं बना रहा, अब तो हम ग्राफ समझ चुके हैं हम लोग, अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे आप? कॉस इन्वर्स, ठीक है, एक्स बाय ए का मैग्नीट्यूड, एक्स क्या है आपके पास, यहीं पे आइडेंटिफाई कर लीजिए 2 है। बीटा क्या है आपके पास? बीटा क्या है आपके पास? y बाय ए का मैग्नीट्यूड, और y क्या है आपके पास? -4। गामा क्या है आपके पास? कॉस इन्वर्स z बाय ए का मैग्नीट्यूड, z क्या है आपके पास? +5। देखिए माइनस ज़रूर लगाइएगा, फिर आंसर गलत आ सकता है। अब आप ज़रा इसके लिए काम करिए, ए के मैग्नीट्यूड के लिए 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस अंदर आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
4 + 16 + 25, ठीक है। अब ज़रा मैं लिख दूँ आंसर, 4 + 16 + 25 आपके पास रहेगा कुछ 45। अब 45 को ज़रा हम अगर सॉल्व कर लें तो ये नंबर तो बना लेगा, 4 + 16 + 25। हाँ, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 5 के टेबल से सॉल्व हो ही जाएगा। स्क्वायर रूट ले लीजिए कैलकुलेटर की मदद से, 3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा अपने वैल्यूज़ को निकालना शुरू करते हैं। अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे आप, फॉर अल्फ़ा तो कॉस इनवर्स 2 ये क्या लाए हैं आप, 3√5। तो ज़रा इसको सॉल्व ही कर दीजिए, सॉल्व करिएगा क्योंकि अमूमन सॉल्व कराया जाता है। उसी तरह से कॉस इनवर्स को प्रेस करके ये 2/3√5, देखें 72.65 डिग्री। अच्छा, फॉर बीटा करिए, वही कॉस इनवर्स लिखेंगे आप, वाई आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, -4 है, 3/√5, 3√5। मैं बाई इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी आदत में शामिल है, मैं इसलिए मेरे मुंह से ये निकलता है। अच्छा, -4 3√5, तो देख रहे हैं आप 126.60 डिग्री। और ये कैलकुलेटर लेकर ना संभाल के रखिएगा क्योंकि आगे भी बहुत काम आएगा आपके लिए। तो आप चाहें तो एक कैलकुलेटर से यूनिवर्सिटी भी पढ़ सकते हैं पूरी, यानी यूनिवर्सिटी में भी यही इस्तेमाल होता है, ये कह रहा हूँ। तो देखिए गामा आपके पास क्या आ रहा है, सेम ही चीज़ रहेगी, 5 है, 5/2। अच्छा, शिफ्ट को हटाइए, 3 है, 5 है, 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो 4181, ये 3 आंसर। वैसे तो बुक में यहाँ तक ये दिए मैं, लेकिन मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमको एंगल ही निकालने का कहा था। अच्छा, अब देखो, अब दूसरे में उन्होंने ऐसे निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। तो देखो, अब दूसरे में जो हमारे आंसर आए हैं वो इन्होंने ऐसे भी लिख दिए और ऐसे भी लिख दिए, पहले में भी थे लेकिन इधर भी लिख दिया। तो देखो, उन्होंने कहा कि आपका आना चाहिए था। अब उन्होंने देखो ये किया है, उन्होंने इसको वो नहीं लिया। मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ, उन्होंने √45 को सॉल्व नहीं किया, तो लेकिन मैंने कर दिया, कोई मसला नहीं है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये बराबर ही आएगा आपके पास, आप करके चेक कर लो। √45 ये मैंने जानबूझ के किया ताकि बच्चों को समझ में आए। कुछ ऐसे कर रहे होंगे, कुछ ऐसे कर रहे होंगे, तो दोनों के लिए आसानी हो गई ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि आपने इसी चीज़ को सॉल्व करके तो ये बनाया ना, बात एक ही चीज़ है, कोई मसला नहीं है। इधर भी ऐसा ही है, -4 लिखो या √45 लिखो, एक ही बात है। इधर भी ऐसी है, -5 लिखो या √45 लिखो, बात एक ही। अब ज़रा मैं कैलकुलेटर से ये चीज़ प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि देखो, माइनस ये दबाया मैंने, 2√45, देखो आंसर वही सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो याद रखना, ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे आंसर सेम है, और दोनों में से कोई भी तरीके से लिखोगे आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, अब देखो ज़रा आंसर हमारे सेम आए, तो ये बिल्कुल ठीक है, 50 और 72 पॉइंट। अच्छा देखो, इन्होंने राउंड ऑफ करके लिख दिया, इसे राउंड ऑफ करके उन्होंने 7 लिख दिया, तो कोई मसला नहीं है। और ये भी सेम आया, इन्होंने यहाँ 0 नहीं लगाया, राउंड ऑफ नहीं किया गया, ठीक है। अब ये भी सेम आया, इन्होंने यहाँ 1 नहीं लगाया, तो बिल्कुल सेम है हमारा, कोई भी गड़बड़ नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। इतना हमारा हो गया है जवाब। पार्ट 3 भी है इसका, चलो वो करते हैं। तो एक क्वेश्चन करने में 15-20 मिनट निकल गए, और वो भी अभी हुआ नहीं, चल रहा है इन द वे। तो आपके सामने है कि बुक में मतलब जितनी चीज़ें इधर गिवन की गई हैं वो या तो एक्सप्लेन की जा सकती हैं या फिर सॉल्व कराई जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस हो जाएंगे कि हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कोर्स है, नहीं। इसका मतलब ये है कि अब हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी ना,
हमें 8 से 9 घंटा कम से कम पढ़ना होगा अगर हम चाहते हैं इन बुक्स को पास करना और इन बुक्स से पेपर देना। आने वाले वक्तों में जो यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं उनका लेवल भी काफ़ी अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि आपके सामने बुक्स देखें कितनी हार्ड हैं, तो जो यूनिवर्सिटी के टेस्ट होंगे वो भी हार्ड होंगे। लेकिन अगर जो भी बच्चा इन बुक्स को पढ़ लेगा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट को फ़ेल करे। वो हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट को सिर्फ पास नहीं करेगा, 80+ नंबरों से पास कर पाएगा। तो ये सब बुक्स पढ़ के जाएंगे यूनिवर्सिटी में, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास होकर आएंगे। अल्फ़ा निकालना है तो आप कॉस इन्वर्स दबा दीजिए, कॉस इन्वर्स कर लीजिए। आपको पता है x अपॉन a का मैग्नीट्यूड रखेंगे। x क्या है आपके पास, यहीं से आइडेंटिफाई करिए, 3 है। बीटा क्या है आपके पास, वही है सेम, y अपॉन a का मैग्नीट्यूड। तो y क्या है आपके पास, +4 है। प्लस माइनस को बड़ा ध्यान रखा जाएगा, इसको कभी भी गलत नहीं किया जाएगा। 5 है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास a की बारी आ जाती है, ज़रा a निकालेंगे हम, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये 2 बना दिए, थोड़ा सा हमने इसी है। अच्छा, x क्या है आपके पास, -3 का स्क्वायर प्लस y क्या है आपके पास, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कुछ नंबर आ गया। अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। ज़रा सॉल्व करें। अच्छा देखें, तो ये 9 हो गया, पावर इवन है तो माइनस ख़त्म। ये 16 हो गया, ये प्लस 25 हो गया, तो ये एक होल नंबर आएगा आपके पास। तो 25 50 आना चाहिए। 9 + 16 25 और ऑलरेडी 25, तो 50 आएगा। अब देखो, आप चाहो तो 50 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो 50 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। 50 का स्क्वायर रूट कोई होल नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि बुक में ऐसे ही दिया हुआ उन्होंने। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा आपके पास, देखो 50 डाल लो, 2 5 स्क्वायर रूट 2। लेकिन बुक में इन्होंने देखने क्या दिया हुआ है, बुक में इन्होंने, मुझे उम्मीद है 50 लिखा हुआ होगा नीचे। हाँ नहीं, इसको सॉल्व कर दिया इन्होंने, तो इसको इन्होंने सॉल्व किया है। तो 5 स्क्वायर रूट 2। तो मुख्तलिफ आंसर्स इसलिए उन्होंने दिए हैं ताकि बच्चे को देखा जा सके कि वो कितना समझ पाया है आज तक की मैथमेटिक्स को, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन अगर किसी ने मैथमेटिक्स नहीं सही समझी थी तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये 50 जो है वो कैसे 5 स्क्वायर रूट 2 बना। लेकिन आपको पता है कि आप 5 को ब्रेक करो, ठीक है, तो फिर आपका बन जाएगा। अच्छा, अब हम करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं अपना, अब हम अपना लिखते हैं फॉर अल्फ़ा। अल्फ़ा के लिए काम करते हैं। तो अल्फ़ा के लिए हमारे पास है कॉस इन्वर्स, हम -3 ला चुके हैं और 5 स्क्वायर रूट 2 हो गया है हमारे पास। तो इसको देखिए, उन्होंने दोनों तरीके से लिखा है, ऐसे भी दिया है और इसको सॉल्व करके भी दिया है। तो इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, कॉस इन्वर्स -3 बाय कॉस इन्वर्स, माइनस ज़रूर लगाइएगा, -3 बाय 5 स्क्वायर रूट 2। तो आपके पास आ रहा है, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 115.1 डिग्री। अच्छा, फॉर बीटा के लिए काम करेंगे, वही कॉस इन्वर्स 4 5 स्क्वायर रूट 2, कॉस इन्वर्स 4 5 स्क्वायर रूट 2, 5 अच्छा, फॉर गामा के लिए काम करेंगे, कॉस इन्वर्स जेड है, जेड आपको ऑलरेडी ही उन्होंने 5 बता दिया है, और 5 स्क्वायर रूट 2, तो इस 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। ये भी आंसर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है।
5 2, तो आपके पास आ रहा है 45, और 45 ही आना चाहिए था, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये 45 आ रहा है, तो ये भी सही आया है, ये भी सही आया है, और ये भी सही आया है। अच्छा वेरीफाई करें, सही है बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और 4 5 स्क्वायर रूट 2, और अगर इसको डिग्री में लिख दो तो 5.5 डिग्री, और y आया आपका 5। अच्छा इन्होंने ना ऐसे लिखा है, ऐसे जैसे मैंने 5 से 5 कैंसिल कर दिया, तो ये आपका क्या बच रहा था, 2 बच रहा था, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, ऐसे करके, तो ये बिल्कुल ठीक आ गया। अच्छा अब आपने निकालना है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ प्रूफ टाइप का क्वेश्चन है, और उसे ज़रा प्रूफ करके देखते हैं कि वो प्रूफ होता है या नहीं होता, और कैसे प्रूफ होता है ये भी बताता हूँ, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो स्टूडेंट ये है डेरिवेशन, ठीक है, ये क्या है, डेरिवेशन है, प्रूफ करने वाला डेरिवेशन सवाल है। अच्छा अब इस सवाल को आप खुद से नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पर आपको टीचर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखिए मैं यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस नहीं बता रहा हूँ आपको कि मैं कितना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। आप मुझे सुन रहे हो यानी आप मुझे कहीं ना कहीं वैल्यू तो दे रहे हो। असल जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना, आपके वो कॉलेज के टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, आपके वो कोचिंग के टीचर हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो आपको उनको पूरी इज्जत देनी है, यानी आपने उनसे सीखना है, समझना है, उनसे पढ़ना है, और अगर फिर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछना है, ठीक है, मैं भी बता दूंगा। तो हम 3-4 टीचर मिलकर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। कॉलेज का टीचर, बेशक आप कॉलेज में होंगे, कॉलेज का टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट आप बगैर कॉलेज के नहीं कर सकते। उसके बाद आप कोचिंग भी जा रहे होंगे, कोचिंग का टीचर। उसके बाद आपको ऑनलाइन एमी इंग्लिश सेंटर, ठीक है, ये सब मिल के पढ़ा रहे हैं, तो आपने सबकी रिस्पेक्ट करनी है, हर टीचर की। अब देखो चलो इसके ऊपर आ जाता है। अच्छा देखो यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल समझ गए थे ना, वो जो मैंने बनाए थे एक्सेस कर इधर बनाया था, इधर बनाया था, और एक इधर बनाया होगा, ठीक है, ऐसे करके डायरेक्शन एंगल बनाए थे आपके पास, ठीक है, यही वो एंगल है, अल्फा बीटा गामा, इन्हीं एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब देखें यहाँ पर वो कहते हैं ऑफ अ वेक्टर देन शो डेट, आपने ये शो करना है कि साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन बीटा का स्क्वायर प्लस साइन गामा का स्क्वायर, और इन सबका सम 2 के बराबर होता है। आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गई, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा का स्क्वायर जो मैंने बोला था ना, उसका मतलब यही है कि मैं साइन स्क्वायर अल्फा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना एंगल पर कभी भी स्क्वायर नहीं आता, हमेशा स्क्वायर साइन पर लिखा जाता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल तो आ रहा होगा, और ये हम कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। आपका क्या सवाल होना चाहिए कि सर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इनकी वैल्यूज़ क्या है, तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे ज़रा याद करें। आपके पास कंसीडर करें, सपोज करें, लेट आपके पास एक आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है। आर वेक्टर कैसे बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। मैंने कहा था ना जो आई के साथ कोएफिशिएंट है वो एक्स है, जो जे के साथ है वो वाई है, जो के के साथ है वो जेड है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास एक फार्मूला आपको याद होगा, डायरेक्शन एंगल निकालने का क्या फार्मूला आप लिख रहे थे, आप लिख रहे थे कॉस अल्फा, ये तो गामा बना दिया, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा था आपके पास, एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। लेकिन यहाँ आपका वेक्टर ए नहीं है, यहाँ आपने उसे आर कहा है, तो आप उसे यहाँ आर कहोगे। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसे यहाँ आर नहीं कहूँगा, ए कहूँ। मैं सब बातें समझा रहा हूँ, जब भी बार बार मिटाकर लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं बातें समझा रहा हूँ इसीलिए बार बार मिटा रहा हूँ। अच्छा लेकिन हमने इस फॉर्मूले को पीछे कैसे लिखा था, इस फॉर्मूले को हमने ऐसे लिखा था, लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों चीज़ें ही बराबर हैं, ठीक है, ये इसी से बना है, तो कोई मसला नहीं है, हमने वैसे लिख दिया था वहाँ, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा अब आपको यहाँ पर क्या पुट करना होता था, एक्स पुट करना होता था ना, यहाँ पर आपको क्या पुट करना होता था, एक्स, लेकिन एक्स आपको ऊपर एक्स ही गिवन किया है, तो आप एक्स ही रहने दोगे उसको। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पुट करना होता था, ए का मैग्नीट्यूड, तो ज़रा ए का मैग्नीट्यूड निकालें,
पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस बीटा किसके बराबर होगा आपके पास, y/a का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और कॉस गामा भी लिख लो ज़रा हाथ हाथ, कॉस गामा किसके बराबर होगा, g/a का मैग्नीट्यूड। अब देखो आपको x ही दिया हुआ है, यानी आपको नहीं पता क्या कोएफिशिएंट आएगा तो इसलिए x ही रखा है। y दिया हुआ है, आपको नहीं पता क्या कोएफिशिएंट आएगा इसलिए y रखा। और z का भी यही सीन है। अच्छा ये बिल्कुल भी 2 नहीं है, ये z है, ठीक है, बिल्कुल भी 2 नहीं समझिएगा। अब ज़रा a का मैग्नीट्यूड निकालने की तरफ आए। x का स्क्वायर होता है, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा है, x का स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर होता है, z का स्क्वायर होता है ना। अब मैं बोलूँ x y z की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर नहीं पता, x y z ही है, तो इसको भी एज इट इज़ ऊपर पुट कर दो, ठीक है, इसको भी ऊपर एज इट इज़ पुट कर दो। तो पुट लिख दो, पुट a का मैग्नीट्यूड इन कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा में पुट कर देना। अच्छा अब ज़रा मैं पुट करके दिखाता हूँ क्या आ रहा है, एज इट इज़ लिखो जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है, कॉस अल्फा। अब ये आपके पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर और एज इट इज़ ए किसके बराबर है। अच्छा बेहतर ये रहेगा कि आप एक्स इधर ना लिखो, बीच में लिखो, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ लिख रहे ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास, आपको बात समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अभी तक, और इंशाल्लाह होगी भी नहीं, ये बात अच्छी समझ आ जाएगी। मुझे चाहिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन स्क्वायर ये फार्मूला है, ठीक है, साइन आइडेंटिटी यही है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास बराबर होता है 1 के, याद रहेगी ये बात जी। इसी तरह से मैंने देखा बोला अल्फ़ा, लिखा गामा है अल्फ़ा। इसी तरह से अगर बीटा के लिए करना चाहूँ तो क्या करूँगा, हाँ साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। इसी तरह अगर गामा के लिए करना चाहूँ तो साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, है ना। अब मसला क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ साइन अल्फ़ा है, स्क्वायर नहीं है, तो क्या करो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर लो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ लिख लो, वर्डिंग लिख लो, टेक स्क्वायर बोथ साइड। अब आप इसे इक्वेशन 1 बोलो, इन इक्वेशन 1, क्यों, क्योंकि हमें इधर पुट करना है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर पुट करना है। अच्छा तो देखो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर, मैंने बोला था ना स्क्वायर हमेशा इधर आता है। अच्छा अब इस पर भी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अच्छा देखो अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर, बिल्कुल ठीक कही आपने बात। ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये विदाउट स्क्वायर आ गए, विदाउट स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल, इस चीज़ को इस्तेमाल करो, इस चीज़ को इस्तेमाल करो, इसको सेट करा के लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा चाहिए था, आ गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जी सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यानी। अच्छा देखो कॉस स्क्वायर यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या लाए हो, इधर पुट कर सकते हो, जी सर बिल्कुल पुट कर सकते हैं। 1 माइनस, अच्छा बोर्ड बहुत छोटा पड़ गया मेरे को, लेकिन मैं यहाँ पर बोर्ड का यूज़ करूँगा, मैं इधर लिखूँगा बाकी। मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा ना एक ही में आ जाए, ठीक है। अच्छा तो ये क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई बात। अब मैं मिटा नहीं सकता, अगर मैंने मिटाया तो मुझे बताऊंगा क्या 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 चीज़ सपोज की थी, तो इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये मेरा डस्टर रखा हुआ है। अच्छा देखो अब ज़रा आ जाओ मेरे पास इधर,
कहाँ रह गए आप लोग क्लास में, इधर आ जाओ। एलसीएम ले सकता हूँ मैं? जी सर बिल्कुल आप एलसीएम ले सकते हैं। तो ये पूरी वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, और नीचे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ बस सिंपली आपके लिए एलसीएम लिया है। सिंपल जो एलसीएम लेते हैं ना, कि ये पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गई और आपके पास नीचे आ गई, और ठीक है, ये बस सिंपल एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया मैंने। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझ लो कि आपके पास है ये 1 प्लस 3a, तो आप क्या करोगे, a मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस लगा लो, माइनस और माइनस 3 और a नीचे आ जाएगा। बिल्कुल यही चीज़ की है हमने यहाँ पर। बेसिकली ना यहाँ ऐसे होता है। अच्छा तो देखो ये माइनस वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाला एक्स स्क्वायर को बिल्कुल कैंसिल कर सकता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी तरह से आपने निकालना है साइन स्क्वायर बीटा, इसी तरह से निकालना है साइन स्क्वायर गामा। अब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपका बिल्कुल एक्यूरेट आ गया है, कोई गड़बड़ कोई उसमें मतलब गलती वगैरह नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सिमिलरली, यानी जिस तरह आपने साइन स्क्वायर अल्फ़ा निकाला उसी तरह साइन स्क्वायर बीटा निकल आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, y नहीं आएगा बस, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर अल्फ़ा में x नहीं आ रहा ना, उसी तरह साइन स्क्वायर बीटा में y नहीं आएगा अगर आप सॉल्व करोगे। लेकिन मैं यहाँ पर ये सिमिलरली का वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा। वैसे तो अगर बड़ी बड़ी बुक्स में देखें तो किया जाता है, लेकिन अब मैं आपको काम कराऊँगा साइन स्क्वायर बीटा के लिए। क्यों साइन स्क्वायर बीटा के लिए काम कराऊँगा, क्योंकि मैं अगर सिमिलरली लिख दूंगा, मतलब डायरेक्ट उसको लिख दूंगा तो आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए। अच्छा, आप साइन स्क्वायर बीटा निकालना है आपने। मज़े की बात बताऊं, आपको साइन स्क्वायर बीटा के लिए यहाँ से दोबारा काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इसको लिखना पड़ेगा कॉस बीटा, फिर यहाँ पर ए की वैल्यू को दोबारा लिखना पड़ेगा, तो ये लंबा चलेगा, ठीक है। तो चलो साइन स्क्वायर बीटा निकाल के दिखा देता हूँ। साइन स्क्वायर गामा के लिए आप सिमिलरली का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो कॉस बीटा क्या है आपके पास, ठीक है, कॉस बीटा है आपके पास y, और उसके अंदर आप पुट कर देंगे a का मैग्नीट्यूड। a का मैग्नीट्यूड आपने क्या निकाला है, ये लगा लेना, ठीक है, ठीक है, लगा लेना। वर्डिंग भी सही होनी चाहिए ना हमारी, अगर हम काम सही कर रहे हैं तो। अच्छा, तो a का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, a का मैग्नीट्यूड आपके पास वही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप स्क्वायर ले लीजिए, टेक स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसको यहाँ पर पुट करना है, टेक SQUAR स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वाई का स्क्वायर। डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। समझ में आ जाएगी तो फिर तो सब कुछ डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों को तो एक्सप्लेन करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमें पता है कि आपका भी बिगनर लेवल है। तो यहाँ से अब आगे वहाँ काम करता हूँ, तो मुझे वहीं बैठ के काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आज मैं पहली बार इस तरफ आया हूँ, वरना मेरा हाथ हमेशा इस तरफ से आता है, तो आज मैं पहली बार इस तरफ आ गया हूँ, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने रिमूव। आपने यहाँ से काम यहाँ लिखना है, आगे शुरू कर देना है। अच्छा, तो देखो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू वाई का स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर आपने वाई का स्क्वायर नहीं लगाया, हाँ उससे मिस्टेक हो गई, ये यहाँ आएगा। अच्छा, ये जो बिल्कुल मैंने स्क्वायर छोटा सा लिख दिया ना, इसको ऐसे बड़ा करके लिखो। अच्छा, अब आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को आप पुट करोगे इसके अंदर, ठीक है, कॉस स्क्वायर बीटा को आप इसके अंदर पुट करोगे।
तो इसको इस्तेमाल करो, साइन स्क्वायर बीटा डायरेक्ट उधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो आपका साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। आप देखना, मैं बगैर सॉल्व करे बता सकता हूँ कि जब कॉस साइन स्क्वायर बीटा आएगा ना, उसमें y नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, z स्क्वायर होगा। देखो, क्योंकि वो y तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए नहीं होगा। तो कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ज़रा एलसीएम आप लोग ले सकते हैं? जी सर, बिल्कुल ले सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ये पूरा ए समझ लो इसको, और x1 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर को कैंसिल करता है, तो क्या आ जाता है? बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो, मैंने क्या बोला था, बार बार मैं कह रहा था कि जब आप साइन स्क्वायर बीटा लिखोगे तो उसके अंदर y खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर गामा क्या आएगा बगैर सॉल्व करे, क्योंकि अब आप समझ चुके हो ना लॉजिक की कैसे आ रहा है ये, तो आप बोलोगे सर आप एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, वाई स्क्वायर लिख दीजिए, जेड स्क्वायर हटा दीजिए, ठीक है। देखो, सिमिलरली का मतलब ये होता है कि जैसे हमने पीछे 2 सॉल्व किए हैं ना, पीछे जिस तरह हमने 2 सॉल्व किए हैं, अगर उसी तरह से हम तीसरे को सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर उसी जैसा आएगा, बस थोड़ा सा फ़र्क होगा। और वो फ़र्क हम कैसे पहचानेंगे कि जब अल्फ़ा आ रहा था तो एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा था, जब बीटा आ रहा था तो वाई स्क्वायर नहीं आ रहा था, तो इसी तरह गामा आएगा तो बिल्कुल सही जेड स्क्वायर नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ आगे चलते जाइए, ठीक है। यहाँ से आगे अब यहाँ पर आ जाइए, इसको रिमूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल पैटर्न वाइज चलें हम, और मैंने वर्डिंग भी लिखवा दी है। अच्छा, तो अब इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन ए बोल देते हैं इसको, ठीक है। पुट, आपको साइन स्क्वायर अल्फा भी पता है, साइन स्क्वायर बीटा भी पता है, साइन स्क्वायर गामा भी पता है। तो साइन स्क्वायर अल्फा मैंने मिटा दिया है, तो साइन स्क्वायर अल्फा पहले मैं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा मेरे पास क्या आया था? साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या आया था? हाँ, कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे ना ऐसे लिखो, यहाँ पे लिखो हेयर, हम जानते हैं, हम निकाल चुके हैं हेयर। साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या आया? साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास क्या आया कि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद साइन स्क्वायर बीटा आपने क्या निकाला? ये रहा आपके पास साइन स्क्वायर बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, साइन गामा आपने क्या निकाला? स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब लिखो पुट यानी ऊपर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा इन इक्वेशन ए। तो ज़रा देखो क्या आ रहा है, ये हो गया आपके पास। तो इसको पुट करने के बाद देखो ज़रा आपके पास क्या आ रहा है, ज़रा इसको पुट कर दो। ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसमें पुट करना है, हमें इसमें पुट करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या है आपके पास? मैं लिख देता हूँ ना पहले, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, वैसे तो लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि हम हवाला दे चुके हैं कि हम कहाँ पुट कर रहे हैं चीज़ों को। 2, ठीक है। इसमें पुट कर रहा हूँ, यानी ऊपर वाली इक्वेशन में। अच्छा, पुट कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर अल्फा क्या निकल के लाए? बिल्कुल सही, जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। साइन स्क्वायर बीटा क्या निकल के लेकर आए? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। साइन स्क्वायर गामा क्या निकल के लाए?
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये वाली साइड भी देखिएगा 2 आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। अच्छा, तो अब आपने चाहो तो ये 2 मिटा सकते हैं यहाँ से, तो ये चीज़ इसके बराबर आ रही है, ठीक है। ऐसे कर लो, क्योंकि लाना हमें इसको 2 के बराबर है, ठीक है। इसको हमें 2 के बराबर लाना है, तो पहले ये लिखना, 2 नहीं लिखना, फिर ये लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करना शुरू करो। अब मैं बार बार ये चीज़ नहीं लिखूंगा, इसलिए यहाँ इक्वल टू का साइन डाल रहा हूँ कि मैं सिर्फ ये वाली चीज़ लिखूंगा। देखो, ये भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है। तो क्या होगा, आपके पास डिनोमिनेटर में एक टाइम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, आपको पता है। देखो, अगर ऐसे है ना 2 + 2 + 3/2, तो आप क्या करोगे, 1 + 1 + 3 और 2 को एक टाइम लिख लोगे और ऊपर वाली चीज़ों को आपस में ऐड करके 5/2 कर दोगे। ऐसे कैलकुलेटर से भी करके चेक कर सकते हो ये। तो यहाँ पर देखो, ये 3 टाइम है ना, एक टाइम ब्रैकेट बना देता हूँ। ये देखो, एक टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो इसको सिर्फ एक बार लिख लो, ठीक है। और ऊपर जो न्यूमरेटर में चीज़ें मौजूद है उन्हें आपस में ऐड कर दो। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब इधर आ जाता हूँ मैं, इस तरफ आ जाता हूँ, ठीक है। आप साथ साथ लिखते रहना मेरे। अच्छा, अब स्क्वायर है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, अगर समझ ना आ रहा हो तो बेहतर कर देता हूँ। अच्छा देखो, वाई स्क्वायर क्या आ गया, 2y² ऐड हो रहे हैं ना आपस में। एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया 2x²। वाई स्क्वायर तो क्या हो गया 2y²। जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2z²। नीचे क्या आ गया आपके पास, इक्वल टू लगा लो। इक्वल टू यानी इस चीज़ के बराबर लियो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल लो ज़रा ऊपर से न्यूमरेटर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को कैंसिल करेगा, क्या आ रहा है 2 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है 2 के बराबर। तो आपको क्या कहा था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। देखो, आखिर में हम भी 2 ले आए हैं, यानी ये प्रूफ कर दिया हमने। अब देखो, मैं मानता हूँ ये सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी था, ठीक है, लेकिन इसे मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके समझाया है, ठीक है। आज तक मैं कभी इस तरफ नहीं आया लिखने के लिए बोर्ड पर, लेकिन इस सवाल के लिए मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि हार्ड क्वेश्चन था ना भाई, इसीलिए। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हमारा था, लेकिन हमने इसे सक्सेसफुली कर लिया है, सक्सेसफुली हमारा ये क्वेश्चन हुआ है। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन 8 में। उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसा नहीं होगा, समझ नहीं आया होगा, मैंने बहुत डिटेल में सब चीज़ें लिखी हैं। और आप ना मेरे साथ साथ ही लिखते रहिएगा इस सवाल को, ठीक है। इस सवाल को साथ साथ ही लिखते रहिएगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी। 41 मिनट यहीं पर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मुझे लग रहा है आज 3-4 क्वेश्चन ही हो सकेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए ना, इसलिए। तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो अब आपके पास है क्वेश्चन 8, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने बस एक फार्मूला याद रखना होगा इसमें। कह रहे हैं इफ़ मेजर्ड ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्शन एंगल 2 आपको गिवन है ऑफ अ वेक्टर आर, मतलब 2 जो हैं वो आपको डायरेक्शन एंगल वेक्टर के वो मेजर करके दे दिए गए हैं। यानी ये कहना चाह रहे हैं अल्फ़ा हमने आपको दे दिया है 45 और बीटा हमने आपको दे दिया है 60, ठीक है। कह रहे हैं ना इफ़ मेजर्ड ऑफ 2 ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर आर 45 एंड 60, 2 जो हैं वो मेजर एंगल या डायरेक्शन वाले जो एंगल हैं वो हैं, एक 45 है और एक 60 है। कहते हैं फाइंड मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। आप तीसरा एंगल पता करके बताइए। 2 तो हमने आपको दे दिए, आप तीसरा पता करके बताइए। तो आए ज़रा हम तीसरा एंगल पता करते हैं। तो मैं आज ज़रूर इस मार्कर को रिप्लेस करूँगा, क्योंकि ये बहुत लाइट चल रहा है, इंक भी ज़ाया कर रहा है, लाइट भी चल रहा है। अच्छा देखो,
हमें फॉर्मूला क्या यूज़ करना पड़ेगा सोल्यूशन के लिए कि कॉस, साइन नहीं, कॉस साइन तो मुश्किल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले से आपका पता चल जाएगा। अब दो एंगल तो आपको ऑलरेडी पता है, बस तीसरा आपने पता करना है सिंप्लीफाई कर कर। तो इसको सर हमें सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये आ गया आपके पास कॉस, ठीक है, कॉस 45। अच्छा मैंने कहा था ना अगर कॉस स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि वो एंगल के ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। अगर एंगल नहीं पता अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है तो ऐसे लिख दीजिए कॉस के ऊपर स्क्वायर, लेकिन अगर एंगल पता चल गया है तो फिर आपको होल पर स्क्वायर लगाना होगा। पहले आप कॉस 45 सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। कॉस 60 करेंगे, उसके बाद आप उसका स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद आप करेंगे कॉस गामा की तरफ अप्रोच। कॉस 45 ज़रा कैलकुलेटर से निकालिए, आप देखें ज़रा मैं निकालना सिखा देता हूँ आपको, फोकस कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। हाँ तो अभी हम सिर्फ ये दबाएंगे कॉस और 45 है ना, तो ये आ गया हमारा 45, ठीक है। तो ऐसे आपने निकालना है और हमेशा याद रखिएगा इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम। तो ज़रा इसको लिखते हैं, क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट 2 और 2 और होल पर स्क्वायर। अब इसी तरह कॉस 60 निकालिए ज़रा, तो भाई ये कॉस 60 1/2 और उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा इधर ऐसे सॉल्व करिए, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया 2 और ये आ गया आपके पास 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और ये 4 हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो अब ज़रा इसका एलसीएम ले लीजिए, सिंपल जो आपका एलसीएम होता है ना वो कर लीजिए ज़रा इसका। तो पहले इसको ज़रा सॉल्व करें, ये 2 पर और ये 1 पर आता है, ये 1 पर और ये 2 पर आता है, तो 1/2 प्लस, ऐसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, बल्कि इसको ना ऐसे ही रहने दें, 2/4 ही रहने दें, ऊपर 3 हो जाएगा और ये 4 एक टाइम आ गया। ये सिर्फ इजी करने के लिए ऐसा किया, और स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब कितना आ रहा है, ये 3 आ जाएगा ना आपके पास। अच्छा तो अब इसको ज़रा कर लीजिए, 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। अच्छा अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको इधर से लिखे रहने देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब इसके आगे का हम यहाँ से खींचेगा कॉस, उसको उधर उधर ले जाइए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू -3/4। अच्छा तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 4 - 3/4, एलसीएम लिया, ठीक है, बस मैंने 4 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 1/4 आ रहा है आपके पास, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1/4। अच्छा अब देखें मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ कॉस चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये आ गया आपके पास कॉस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल गामा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, अलग अलग कर दो, तो ऐसे अलग अलग कर लिया मैंने, ठीक है, एक ही बात है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो वो होल पर था मैंने अलग अलग ले लिया इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है। अब उसको उधर ले आओ, अब आपने स्क्वायर रूट लिया है तो प्लस में भी लेना पड़ेगा माइनस में भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा बात। तो पहले प्लस वाली वैल्यू निकाले फिर माइनस वाली, फॉर कॉस एल्फ़ा 1/2, प्लस वाला पहले प्लस वाले के लिए काम करना फिर माइनस वाले के लिए काम करेंगे, तो कॉस इन्वर्स हो गया वहाँ जाके 1/2। ज़रा चेक करें कॉस इन्वर्स 1/2 क्या आ रहा है, कॉस इन्वर्स 1/2 आपके पास आता है 60, एक एंगल आपके पास 60 का आ रहा है। अब माइनस के लिए भी काम करें, कॉस गामा -1/2,
कॉस इनवर्स -1/2, तो माइनस ज़रूर लगाइएगा। कॉस इनवर्स माइनस, मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है। देखें, ये आ गया कॉस इनवर्स -1/2 120। दो एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 60 का, एक आ रहा है 120 का। ज़रा चेक करें, ये बिल्कुल वैसे ही आए, कोई गड़बड़ तो नहीं है? हाँ तो ठीक है, बस सही है। एक 60 का एंगल था, एक आपका 120 का, तो हमारे दोनों एंगल जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल सिंपल था, आपको समझ आ गया होगा। अब इसका है पार्ट, मतलब क्वेश्चन 9 है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 9 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो बहुत आसान सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप खुद भी कर पाएंगे। यहाँ पर ये कहते हैं वर्क डन, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है वर्क डन। तो अब वर्क डन का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, W = F.D। अब W वेक्टर नहीं है, W एक स्केलर क्वांटिटी है, तो W पर आप ऐसे नहीं लगाओगे एरो, F और D पे आप एरो लगाओगे। क्यों? क्योंकि F भी वेक्टर है और आपका जो D है डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है। लेकिन ये डॉट मैंने लगाया ना, तो वो इसलिए लगाया है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाने की वजह से एक स्केलर क्वांटिटी पैदा हो जाएगी जो कि वर्क के नाम से जानी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि आपके पास वर्क जो हुआ है वो इन दो डायरेक्शन के दरमियान हुआ है। मतलब वर्क जो हुआ है इस पॉइंट से इसकी तरफ गए हैं आप। मैं इसको समझाता हूँ। एक आपके पास बॉक्स है, अब देखें टाइम तो लगेगा क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना, इसीलिए तो थोड़ा सा आप मुझे 2-3 मिनट दें, क्योंकि मैं भी कितनी देर से तो लेक्चर रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ ना, तो मैं भी तो आपके साथ टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी टाइम दें थोड़ा सा इसको। ये एक वर्क डन हो रहा है यहाँ पर ग्राफ में। अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करो, ये भी तो ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया, मैं जब कराऊंगा तो ग्राफ में ड्रॉ कराऊंगा, ठीक है। ये आप खड़े हुए हो, इस पे वर्क करते हो। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है ग्राफ के मुताबिक, x पर आप 4 पे हो, y के मुताबिक आप 2 पर हो, और z एक्सिस के मुताबिक अगर मैं 3 एक्सिस बनाऊँ तो उसके मुताबिक आप इस पोजीशन पर हो। फिर आप वर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी मेहनत रंग लाती है और आप इनिशियल पोजीशन जो आपकी ये थी उससे आप फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये इनिशियल है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो आपको क्या लिखा जाएगा? जब भी इनिशियल पोजीशन के लिए लिखा जाएगा फ्रॉम यानी यहाँ से, टू यानी इस तरफ आप आए हो, इसको कह लो A, इसको कह लो B, ठीक है। इधर से आप इधर आ जाते हो 6, 4, 9। आप देख सकते हो इसका नंबर भी बढ़ गया, इसका नंबर भी बढ़ गया, इसका नंबर भी बढ़ गया। तो आपने A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ वर्क कर लिया और अब आपकी फाइनल पोजीशन ये है। तो अब आपने ये वर्क कितना किया ये तो निकाल के बताइए, और आपने एक फोर्स भी लगाई है, वो फोर्स ये रही। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा? आपको पता करना पड़ेगा D, क्योंकि आपको D ही नहीं पता। तो D कैसे निकलेगा? D आपके पास निकलेगा D2 - D1। अब आप बोलोगे सर D1 और D2 क्या है? ये डायग्राम एज इट इज़ बनाना। D1 आपके पास ये है, D2 आपके पास ये। अब आप बोलोगे सर D2 से D1 क्यों माइनस कर रहे हैं? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो इसीलिए बड़े से छोटा माइनस होगा। ये बात एक हो गई। ये तो एक तरह से रट्टा लगा लिया ना हमने कि बड़े से छोटा माइनस करो, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता। फॉर एग्जांपल आप आगे की तरफ जा रहे हो तो क्या आप ये लिखोगे -10 मीटर आप आगे चले हो? नहीं, आप लिखोगे +10 मीटर आप आगे चले हो, तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आएगा। लेकिन इसका जो लॉजिक होता है ना वो ये होता है कि आप इधर पहुँचे हो, इधर का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको नंबर में लिखूँ, इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ, तो इसको समझ लो 10 मीटर आप यहाँ पर हो और यहाँ आप 5 मीटर पे थे, तो इसीलिए 10 - 5 करोगे आप, ना कि 5 - 10 करोगे, ठीक है। तो इसीलिए आप D2 - D1 करते हो। जब भी चेंज निकालते हैं ना तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लेते हैं। तो बड़ा नंबर D2 में है, छोटा नंबर D1 में है। तो ज़रा लिख लो D2 कितना दिया हुआ? 6, 4, 9 -4, 2, 7। अच्छा, इसको इस तरह करेंगे कि ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू। तो x की वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू के साथ ही माइनस हो सकेगी, कॉमा लगाइएगा, ठीक है।
y की वैल्यू के साथ माइनस हो सकेगी, z की वैल्यू के साथ माइनस हो सकेगी। तो ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, 2 2 2 2 2। चलो इसको रिमूव कर दूँ, समझ में आ गई ना बात। अच्छा डी आ गया, लेकिन डी आपके पास आया है कोऑर्डिनेट फॉर्म में यानी कार्टेशियन फॉर्म में, यानी एक्स वाई जेड के पॉइंट्स की फॉर्म में। देखो अगर 2 एक्सिस हो ना तो आप ऐसे लिखते हो एक्स और वाई, 3 एक्सिस हो ना तो ऐसे लिखते हो एक्स वाई और जी। यहाँ 3 एक्सिस हैं आपके पास, मैंने ऊपर भी देखो 3 एक्सिस लिखा है। तो अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि आप ऐसे लिख सकते हो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। मुझे ना एक बच्चे ने मैसेज किया था, कह रहे थे कि सर आप ना कॉन्सेप्ट थोड़ा से हमें नहीं दे रहे हैं, सिर्फ सवाल सॉल्व करा रहे हैं। तो उनके इस क्वेश्चन पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मेरा इस तरफ दिमाग आया कि ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है स्टूडेंट ने जो बात की थी वो बिल्कुल ठीक थी कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा देने चाहिए, सवाल तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो किसी ना किसी तरह से ना। तो अब मैं कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा दे रहा हूँ, सवाल भी साथ साथ सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप सोच रहे होगे कि टाइम इतना क्यों लग रहा है एक एक एक्सरसाइज में, तो उसकी वजह ये है कि आपको कॉन्सेप्ट भी देना है, सवाल भी सॉल्व करना है, तो इसलिए थोड़ा टाइम। वरना मैं अगर डायरेक्ट लिखता तो ये 4-3 मिनट में आपको करा सकता था मैं, लेकिन मैंने अब ऐसा नहीं करना कुछ भी। तो x क्या है आपके पास, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये आ गया 2i। क्योंकि मैं ख़ुद भी अगर पढ़ता हूँ ना और कोई बात नहीं समझ में आती टीचर की, तो पढ़ाई से दिल उठता जाता है, उस कोर्स से दिल हटता जाता है। तो अगर मैं ख़ुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं ख़ुद तो ऐसी गलती नहीं करूँगा। f कितना है, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ को भाप चुका हूँ कि कुछ समझ में आना पढ़ाई के टाइम पे कितना ज़रूरी है, वरना तो स्टूडेंट का टाइम ही ज़ाया होता है अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। अच्छा ज़रा f लिख लीजिए। फिर अगर समझ में नहीं आएगा ना तो आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द क्लास ओवर हो जाए, ताकि फिर आप फ्री हो जाएं, आप कुछ और कर सकें, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप तो बस बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं ऐसी कोई जो है वो कोशिश नहीं करूँगा जिससे किसी को समझ ना आए। अब मैंने ये क्या किया कि 2 डॉट प्रोडक्ट लिया है, f की जगह f पुट कर दिया, w का फॉर्मूला क्या था f डॉट डी ना, तो f की जगह f और d की जगह d पुट कर दिया मैंने। अच्छा आप 7 को डॉट प्रोडक्ट लेना आता है आपको, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 i डॉट आई, कैप ज़रूर लगाइएगा। कहते हैं ना बारिश में जा रहे हो तो छतरी ज़रूर लेके जाओ, तो यहाँ कैप ज़रूर लगाइएगा। j डॉट जे माइनस प्लस माइनस 22 k डॉट के, ठीक है। अब ज़रा देखिए ये 1 होता है, आपको पता i डॉट आई 1 के बराबर होता है, k डॉट के या j डॉट जे भी 1 के बराबर होता है। तो 14 प्लस 18 माइनस 22 10 आ रहा है, तो वर्क जो हुआ है वो 10 जाउल का हुआ है। अब यूनिट तो मुझे इसमें नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि ऊपर उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो मैं भी नहीं लिख रहा यूनिट, लेकिन वैसे मुझे वर्क का यूनिट पता तो है। हाँ तो वर्क का यूनिट जो पता है तो लिख ही लेते हैं, जाउल होता है, ठीक है। तो यूनिट लिखते हैं और चेक करते हैं पीछे क्या दिया है। हाँ पीछे बस उन्होंने यूनिट नहीं लिखा, उन्होंने कहा है कोई यूनिट आएगा। अब हमें नहीं पता क्या यूनिट, और बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। मैथ में यूनिट नहीं बताए जा रहे होते हैं अक्सर, उसमें हम सिंपल सॉल्व करना सीखते हैं, तो कोई यूनिट आएगा। अच्छा W का मतलब वर्क डन है, चाहो तो इसे खोल के लिख लो, ये लो मैं लिख देता हूँ, 10 आया आपका यूनिट। हमें पता है कोई आएगा, नहीं पता क्या आएगा, तो आप ये से लिखो यूनिट। अब मिली जाउल भी हो सकता है, किलो जाउल भी हो सकता है, मेगा जाउल, गीगा जाउल, कुछ भी हो सकता है जाउल में, है तो जाउल लेकिन कुछ भी हो सकता है जाउल में, तो बस इसीलिए ऐसा करा जाता है। अच्छा कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ A along B एंड प्रोजेक्शन ऑफ A along B along A। तो चलो आओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अच्छा देखो भाई प्रोजेक्शन क्या होती है, आपको पता है साया। अब वेक्टर भी एक चीज़ है, मतलब वेक्टर यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन बताई जा रही है। समझो मेरे पास एक वेक्टर है A, या इसको B ले लो बन के ना, और ये शुरू हो रहा है 0 से और आगे जा रहा है, और इसी के ऊपर एक वेक्टर बन जाता है A। अब यहाँ से लाइट पड़ रही है सूरज की, सनलाइट, तो इसकी प्रोजेक्शन इस पे गिर रही होगी, इसकी प्रोजेक्शन इस पे गिर रही होगी, तो इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि जो इसका साया है वो B पर आ रहा है। अब इसको निकालते कैसे हैं?
अभी आप निकालोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए, क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो प्रोजेक्शन तो ए की बी पर गिर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल ये अली है, इसे अली कर लो, ठीक है, इसे बासित कर लो। बासित खड़ा, अली खड़ा हुआ है छत पर, बासित खड़ा हुआ है ज़मीन पर, तो बासित की प्रोजेक्शन अली पे जाएगी या अली की प्रोजेक्शन बासित पे आएगी? बिल्कुल ठीक, अली की प्रोजेक्शन बासित पर आएगी। क्यों? क्योंकि अली ऊपर है, ऊपर खड़ा हुआ है ना, और सूरज ऊपर से नीचे आ रहा है। सूरज ऐसा तो नहीं ज़मीन से ऊपर जाता है, नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो फिर सूरज की रोशनी पहले अली पे पड़ेगी, फिर अली का जो साया है वो बासित पर आ जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब इसे अली ना करो और इसे बासित ना करो, इसे ए कर लो, इसे बी कर लो, बात वही है। तो पहले लाइट पड़ रही है ए पर, फिर उसकी लाइट आ जाएगी बी पर, तो प्रोजेक्शन। अब इसको फॉर्मूले से कैसे निकालोगे? ज़रा इसका फॉर्मूला अपना ये डेरिवेशन से होता है। अब मैं वही बात है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं डेरिवेशन कराता हूँ तो फिर आप लोग बोलेंगे सर ये क्या एक सवाल ही कराना है पूरे टर्म में, मतलब पूरे जो है वो 2024 के एग्ज़ाम के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा स्किप लेते हैं, फार्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं। अब कोर्स ही कुछ इस तरह का डिज़ाइन हुआ है हमारा कि या तो आप एक्सरसाइज कर लो या तो आप डेरिवेशन और थ्योरी समझ लो पूरी। लेकिन ये बात याद रखना, इसी से आपको आगे समझ में आएगी। लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर ऐसा है कि एक्सरसाइजेज बहुत कम होती हैं, ऐसा कि एक ही दिन में पूरी एक्सरसाइज हो जाए, तो इसीलिए उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके अंदर बेसिक याद रखना हमेशा, मैं भी यही मान के पढ़ता हूँ कि फ़िज़िक्स में है थ्योरी, एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट। मैथ के अंदर है आपके पास उसका सॉल्व, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व जब करते हैं तो हम कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाते कि कॉन्सेप्ट क्या था, मतलब ये तो याद रखते हैं कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कैसे क्या, लेकिन हम माइनस प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन को ज़्यादा देख रहे होते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन को नहीं देखते हैं, बल्कि हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या था, पीछे बात क्या हुई थी, बयान क्या था। ये तो याद रहेगी ना बात? हाँ, ये तो याद रहेगी ना। अच्छा, तो ज़रा ए की प्रोजेक्शन बी पे गिर रही है तो क्या करोगे? अच्छा, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन गिर रही होगी उसका मैग्नीट्यूड लोगे। अच्छा, यहाँ पर जो लिखा जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, लेकिन मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, यानी ए की प्रोजेक्शन बी पे पता करो एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो समझ में आ रही ना बात? पहले ए की प्रोजेक्शन बी पे पता करो, फिर बी की प्रोजेक्शन ए पे पता करो। तो जब ए की प्रोजेक्शन बी पे पता करोगे ना, तो ऐसे लिखोगे, मैं इसको ना शॉर्ट फॉर्म में लिखना सिखाता हूँ। प्रोजेक्शन, प्रो का मतलब समझते हैं ना, जो बहुत ही ज़बरदस्त हो अपने काम में। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग, अब इसको मिटा दो ना, इसको मिटा दो, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो फॉर्मूला आएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड लिख लो या बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड, एक ही बात है, लेकिन डिवाइड में आएगा आपका ए मैग्नीट्यूड का ए का मैग्नीट्यूड। सॉरी, मैं एक बार फिर बताता हूँ। जब आप निकाल लोगे ना प्रोजेक्शन ऑफ ए, जब आप निकाल रहे होगे ना प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो ए का साया बी पे गिरेगा, ए का साया बी पे गिरेगा, तो ए का बी का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे और ए डॉट बी निकालोगे। हाँ, अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए निकालते हो, इसको ऐसे कर लो, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए भी तो निकालना है, तो इसमें क्या होगा, अब आपके पास ए का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा। तो ये बात याद रखना कि जिसके ऊपर साया गिर रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत कंफ्यूज करती है बच्चों को, इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अभी हम कर रहे हैं ए का साया बी पर आ रहा है, तो बी का मैग्नीट्यूड आएगा। बाकी ऊपर वाली चीज़ तो हमेशा सेम रहेगी प्रोजेक्शन में, उसको कुछ नहीं बदलना। अच्छा, अब देखो मैं लिखूँगा पी ए बी, इसका क्या मतलब है? ए का साया बी पे गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि बार बार ये तो नहीं लिखूंगा ना प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, आधा टाइम तो फिर इसी में ज़ाया हो जाएगा, तो टाइम सेव बड़ा करना है आपने। अच्छा, सबसे पहले मैं निकालता हूँ इनका यूनिट वेक्टर, मतलब इनका जो है वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। समझ के पढ़ें, इंशाल्लाह पढ़ाई में दिल लगेगा, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई मुझे पता है कि अगर मैंने आप लोगों को रटवा दिया या फॉर्मूले ही बता दिए सिर्फ, कभी कभार होता है मैं नहीं ज़्यादा कॉन्सेप्ट में जाता, क्योंकि फिर वो मुझे पता है इसको ये समझाना है तो फिर वो समझाना पड़ेगा, फिर वो समझाना है तो वो भी समझाना पड़ेगा, तो फिर मैं कहता हूँ डायरेक्ट फार्मूला करा देता हूँ। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, अब मैं
पीछे जाके समझा रहा हूँ आपको। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। मुझे उम्मीद है इसके बाद आप इस चैप्टर में प्रो हो जाएंगे। ठीक है, जरा आई से आई को करें 3, आई डॉट आई माइनस माइनस प्लस जे डॉट जे माइनस प्लस माइनस 15 के डॉट के। नाइन प्लस 1 प्लस 25। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले ज़रा नंबरों को सॉल्व करते हैं हम। 3 प्लस 2, क्योंकि देखो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 15 नेगेटिव में आ गया ये तो, हाँ नेगेटिव में ही आ सकता है, कोई मसला नहीं है। प्रोजेक्शन है ना, प्रोजेक्शन तो नेगेटिव में आ सकती है। अच्छा तो ये आ रहा है -10, तो आ रहा है -10। ठीक है, और मैंने नीचे वाला नंबर लिखा ही नहीं। स्क्वायर रूट 10 35। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -10 35। तो याद रखना ये किस चीज़ की प्रोजेक्शन निकाली है हमने, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। देख लो मैंने लिखा हुआ भी है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या आ रही है, -10 35। ठीक है, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया। हाँ अच्छा देखो पीछे आंसर भी बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी कितनी आएगी आपके पास 35, लेकिन उन्होंने पहले पता किया था प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, तो अब वो भी पता कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी पता कर लिया, कोई मसला नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है ये। ठीक है, ये सही काम है। अच्छा अब आओ इसी को करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए करते हैं। प्रोजेक्शन, इससे तो ये पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि आपको पैटर्न याद नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ आप ये याद करके बैठे हुए कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या था, बात क्या हुई थी। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या आएगा, वही ए डॉट बी। आप चाहो तो ए डॉट बी पीछे से कॉपी कर सकते हो। और अब बी का मैग्नीट्यूड नहीं आएगा, ए का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ए पर गिर रही है, तो ये बड़ा याद रखना होगा आपने। अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, पी बी की प्रोजेक्शन ए पर आ रही है, यानी बी का साया ए पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा डॉट लगा देंगे 3i - j - 5k। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लगाएंगे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद है कि 1 का स्क्वायर -2 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 3i डॉट आई माइनस प्लस 2 j डॉट जे माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ आ गया आपके पास माइनस प्लस -15 के डॉट के हो गया आपके पास। नीचे देखें क्या बनता है आपके पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, आंसर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप और लेना पड़ेगा। तो 3 + 2 - 15 डिवाइडेड बाय 14 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ज़रा वर्डिंग लिखो प्रो, या फिर ऐसे लिख लो जैसे बुक में पीछे लिखी हुई है ना इन्होंने, अलॉन्ग ए यानी ए पे प्रोजेक्शन गिर रही है, तो वो कितनी गिर रही है आपके पास -10 और √14। ये आपका फाइनल आंसर, ये बुक जैसा बना दिया मैंने। तो पहले मैंने ये नहीं किया, पहले मैंने बी की प्रोजेक्शन निकाल ली, फिर मैंने ए की प्रोजेक्शन निकाल ली। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, या चाहो तो इसको पहले कर लेना और जो इसके
पहले कराया था उसको बाद में लिख लेना, अगर आपको ऐसा ठीक लग रहा हो। लेकिन दोनों तरीके से ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि क्या बात हो रही थी। अच्छा, अब बस इसका एक और पार्ट है। पता है ये इन्होंने 2-3 पार्ट्स क्यों देते हैं कि एक टीचर करा दे, एक बच्चा खुद कर ले। लेकिन एक एक पार्ट भी अगर टीचर कराएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने में ही 2 हफ्ते तो लगेंगे कम से कम, वो भी रोज़ अगर 45-45 मिनट की क्लास होगी तो। अगर नहीं होगी तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। अब देखें ना, मैं खुद ही करा रहा हूँ, कितने देर से आप लोगों को इस पे काम कर रहे हैं। अब ज़रा जल्दी से ना दूसरा सवाल भी निकालते हैं इसका। बेशक होता है कि भाई हम थक जाते हैं काम कर करके, लेकिन फिर इसी से सुकून भी मिलता है कि चलो हमने कुछ मेहनत तो की, आज दिन ज़ाया तो नहीं गया हमारा। अब ज़रा मैं बुक का पैटर्न फॉलो करूँगा। वो बुक का पैटर्न ये रहेगा कि मैं पहले ए पे प्रोजेक्शन निकालूंगा, अलॉन्ग ए प्रोजेक्शन निकालूंगा, उसके बाद अलॉन्ग बी प्रोजेक्शन निकालूंगा। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड, साया ए पे गिर रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी ए, ये बी से ए की तरफ जा नहीं रहा हूँ, ये बी से ए की तरफ प्रोजेक्शन गिरा रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा अपने हाथ को साफ़ कर ले रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंक इस्तेमाल हो गई है आज कि मेरा हाथ भी स्लिपरी हो गया। हाँ, क्योंकि ये इंक भी ना, इस पर थोड़ा सा पॉलिश मटेरियल होता है, तो उससे क्या होता है, ये बोर्ड भी चिकना बनता है, क्योंकि चिकना नहीं बनेगा रफ़ हो जाएगा तो वो तो बोर्ड ही ख़राब हो जाना है। अच्छा, तो ए डॉट बी निकालते ज़रा। ठीक है, अब ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये मार्कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी निब भी इतना अच्छा काम नहीं कर रही, और लिखने में भी बार बार ना ये पता है क्या कर रहा है, कभी वाइड स्पेस आ जाता है, कभी तो 6। इसको बदलवा के नया मार्कर खरीदेंगे, मतलब अब इसको तो नहीं बदलवा सकते, तो यूज़ हो गया, अब उसका ही खरीदेंगे, डॉलर का ही अच्छा होता है मार्कर और इंक, वो काफ़ी जो है ना बेहतर चलता है, और पियानो के भी अच्छे होते हैं, पियानो की भी थोड़ी प्रमोशन कर देता है। तो यह आ गया आपका 4, यह आ गया आपका 9, यह आ गया आपका 4। तो बस आप सॉल्व करके ज़रा लिख दीजिए, बी से ए की तरफ हैं आप। टू प्लस 6 प्लस 2 यह आ गया आपका 8 प्लस 9 17 10 आ गया। तो ये लिख लो ज़रा, अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग निकालिए आपने, ए, यानी ए पे प्रोजेक्शन गिरी है इस बार, तो 10/17 बिल्कुल ठीक आया। ठीक है, अब चाहो तो इसी सवाल में थोड़ी बहुत तब्दीली कर सकते हो और प्रोजेक्शन बी पे भी पता कर सकते हो, लेकिन मिटा के ही करेंगे पूरा। इधर कर देंगे थोड़ी सी तब्दीली ना, बी पे प्रोजेक्शन जानी है, ठीक है, किसकी, ए की, ए क्या आ जाएगा, ये भी ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन किसकी, ए की गिरेगी बी के ऊपर, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट, अभी यही चीज़ निकाली थी ना हमने थोड़ी देर पहले, लेकिन लिखना तो बार बार होगा ना, क्योंकि हमें अलग से ही बताना है उसको। तो बी की प्रोजेक्शन क्या रहेगी आपके पास, 2 का 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
तो ये आ गया आपके पास 2i.i प्लस 6j.j प्लस 2k.k। ये क्या आ रहा है आपके पास 1 + 4 + 1 6, ठीक है। 2 + 6 + 2 और सिर्फ 6 तो आ रहा है आपका अलॉन्ग बी। क्या प्रोजेक्शन आई है आपकी, बी एक वेक्टर है 10/√6। चेक करते हैं यही है, हाँ 10/√6 आई आपकी। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कंप्लीट हुआ। अब आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, वो करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि ग्रुप सिस्टम ही जो है इस कोचिंग को लेके चलता है। मैं अक्सर ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि ग्रुप चलेंगे तो ये सिस्टम चलेगा। अच्छा देखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स। फोर्स आपको बोल रही गिवन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम बी टू पोजिशन ए अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ। अच्छा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी। अच्छा देखो भाई, आपने वर्क डन ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ तक सवाल को समझ लो कि कह रहे हैं आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। फोर्स कितनी है, फोर्स इतनी लग रही है, यानी फोर्स लगेगी तो वर्क होगा, आप जानते हैं। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, बॉडी ने जगह चेंज की यानी आगे बढ़ी। कहाँ से, फ्रॉम बी टू ए गए हैं हम, याद रखना ए टू बी नहीं गए हैं, बी से ए। समझ लो ये ए है ये बी है, तो अक्सर हमारे दिमाग में ये आता है कि ए से बी जा रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप घर से दूर जाते हैं तो घर भी तो वापस आते हैं ना, तो इसी तरह से आप बी से ए की तरफ आए हैं। समझ लें, ए घर था, बी आपका स्कूल था, तो आप बी से वापस ए की तरफ आए हैं, तो यानी ए में से बी माइनस करिएगा, बी में से ए माइनस नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप ए में से बी माइनस करेंगे इस वक्त। अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ यानी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ नहीं होगा तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। द पोजीशन वेक्टर, अब आपको पोजीशन वेक्टर गिवन कर दिए गए हैं आर ए के और आर बी के। आप बात समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग इसे अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक आपको यहाँ पर ट्विस्ट नज़र आएगा। आपके पास ये जो चीज़ है वो छोटी है, क्योंकि अगर आप माइनस करेंगे बी को, ए को माइनस कर देंगे बी में से, और ये चीज़ बड़ी है तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। मैं समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, सबसे पहले वो लिखो F डॉट आर। अब आर कैसे बनेगा आपके पास, आर आपके पास बनेगा, आप कहाँ से कहाँ आए हो, आप डी यहाँ लिख लो, आप बी से ए की तरफ आए हो, तो बात तो ये होनी चाहिए ना कि ए माइनस बी होना चाहिए, ए माइनस बी। लेकिन अगर आपने a माइनस बी किया तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, हम अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम b पर थे, उन्होंने कहा है फ्रॉम b से हम a गए हैं, तो हम क्या करेंगे a माइनस बी करेंगे। a क्या है हमारे पास 2i + 5j 2k, ठीक है, माइनस बी क्या है आपके पास 7i + 3j - 5k, ठीक है, ये आप कर देंगे। अब इस तरह अगर आप करेंगे ना, आपके पास जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब आपके पास ये नेगेटिव में टर्म आने लगेंगी, ठीक है। तो अभी से ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 2i - 7i + 7, ये j है, ठीक है, ये वेक्टर हेड नहीं लगाया मैंने, तो 5j - 3 ये हो गया आपके पास। अच्छा, -2k वेक्टर हेड माइनस माइनस प्लस 5k। अच्छा, अब r क्या है, a माइनस बी से निकल रहा है, a को यूँ माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम b से a की तरफ आए हैं, तो जहाँ पर आए हैं वहाँ से इनिशियल वाली वैल्यू माइनस होती है, हम हर बार कर चुके हैं। अक्सर तो आप a से b ही जाते थे, तो इसलिए b - a तो बड़ा आसान था,
आपको बैठ गया था दिमाग में, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इन्होंने कहा बी से ए गए हो तो a माइनस बी ही करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपके पास कितना, अच्छा ये मैंने ये क्या कर दिया है, हाँ सही है सही है। तो ये हो गया आपके 5i, ठीक है, प्लस 2j माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और प्लस ही आएगा साइन, लेकिन 3k हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो जवाब आ गया कि 5 माइनस 5i और प्लस 2j वेक्टर एट, बाकी सवाल यहाँ कर लेंगे, इधर कर दूंगा बाकी सवाल, ठीक है, और प्लस 3k। अच्छा अब हमें क्या पता करना है, वर्क पता करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट आर। एफ क्या है आपके पास, एफ है आपके पास 3i प्लस, देखो ये रहा है 4j प्लस 5k, 5i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा, क्रॉस नहीं लीजिएगा। तो अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ज़रा, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 तो माइनस 15 i डॉट आई, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस प्लस प्लस, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो j डॉट j वेक्टर एट, प्लस 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 15 k डॉट k, थोड़ा सा उधर चला गया, सही है अब नज़र आ रहा होगा। अच्छा w कैसे आ रहा है, माइनस 15 प्लस 8, यहाँ बना जाएगा, यहाँ भी बना जाएगा और यहाँ भी बना जाएगा, माइनस 15, तो ये प्लस का 15 माइनस का 15 प्लस के 15 को कैंसिल, सिर्फ 8 आंसर आ गया आपका। तो देखा बिल्कुल हमने ठीक काम किया, गलत करते तो कभी भी आंसर सही नहीं आता। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर मतलब सॉरी ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। इसके 2 पार्ट्स कराए मैंने और 2 पार्ट कराने में मुझे 4 घंटे लगे, तो समझ लो 4 घंटे नहीं 2 दिन लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, आंसर आपके सामने ही है। अगर कुछ ना समझ में आओ तो ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ग्रुप में मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग ज़रूर ऐड हो जाइएगा। 1500 इसकी फ़ीस है, 1500 इसकी फ़ीस है, साल में एक बार देनी है। नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन और इसके अलावा एसे का PDF, एसे का लेटर का PDF सब ग्रुप में आएगा, सब कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।